तो कहाँ तक पढ़ लिया था? सर वो सर बेसिडियोमाइसिटिस बेसिडियोमाइसिट्स हुआ था। बेसिडियोमाइसिट्स नॉट बैक्टीरियो। बेसिडियोमाइसिट्स हमने फिनिश किया हुआ है, नेक्स्ट क्लास है ड्यूटेरोमाइसिट्स। ड्यूटेरोमाइसिट्स के जो मेंबर हैं दे आर नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई इसलिए बोलते हैं इसके मेंबर्स को बिकॉज सेक्सुअल स्टेज इज मिसिंग या एब्सेंट लिखो। इन मेंबर्स में जो सेक्सुअल स्टेज है वो क्या होती है? एब्सेंट होती है। और जैसे ही इनकी सेक्सुअल स्टेज का पता चलता है, अगर सपोज कर लो ड्यूटेरोमाइसिट्स का कोई मेंबर है और उसकी सेक्सुअल स्टेज का पता चल गया, तो ये बेसिकली इसके मेंबर्स अपने आप जो है एस्कोमाइसिट्स या बेसिडियोमाइसिट्स पे शिफ्ट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सेक्सुअल स्टेज है वो उसी की तरह की होगी। ठीक है, सेक्सुअल स्टेज बेसिकली क्या होगी? वो उसी की तरह की होगी। या तो बेसिडिया जो है क्या कहते हैं वहां पे पाए जाएंगे, या मतलब बेसिडियोस्पोर्स पाए जाएंगे या एस्कोस्पोर्स पाए जाएंगे। तो अगर एस्कोस्पोर्स पाया जा रहा है तो ड्यूटेरोमाइसिट्स के मेंबर कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे? एस्कोमाइसिट्स में। और अगर बेसिडियोस्पोर्स पाए जा रहे हैं तो इसके जो मेंबर्स हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे कहाँ पे? बेसिडियोमाइसिट्स में। एक और कंडीशन हो सकती है कि जो एसेक्सुअल स्टेज है उसको ड्यूटेरोमाइसिट्स पे ही रखा जाए, और जो है क्या कहते हैं सेक्सुअल स्टेज है उसको डिपेंडिंग अपॉन द किस टाइप के स्पोर्ट्स बन रहे हैं उसको उस टाइप की क्लास पे रखी जाएगी। और जब कंफर्म जो है क्या कहते हैं कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा, तब जाके उसको फाइनली पूरी तरह से जो है एक पर्टिकुलर क्लास पे ले जाएंगे। ठीक है, एक पर्टिकुलर क्लास पे ले जाएंगे। तो जो ड्यूटेरोमाइसिट्स है, ड्यूटेरोमाइसिट्स में वही मेंबर्स हैं जिनमें सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट है। ठीक है, ऑल द मेंबर्स ऑफ फंजाई in which sexual stage is absent put in class deuteromaisids। ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिट्स में उसको रखेंगे। यस सर। समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। तो ड्यूटेरोमाइसिट्स के मेंबर्स में आप ये बोल सकते हो कि ओनली asexual stage is known, asexual stage is known। ठीक है, यह एब्सेंट मत लिखो बच्चे। एब्सेंट इस तरह से डिनोट कर रहा है कि जैसे कि कंप्लीटली है। मिसिंग लिखो। मिसिंग, मिसिंग का मतलब होता है कि पता नहीं, जानकारी नहीं है आपके बारे में, उसके बारे में। एसेक्सुअल स्टेज है, यहाँ पे जरा सा वेजिटेटिव फेज भी लिख दो। यहाँ पे एनसीईआरटी लिखता है ओनली, यहाँ पे लिखना एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज इज नोन। सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज सिर्फ यहाँ पे नोन है ड्यूटेरोमाइसिट्स के मेंबर में। सेक्सुअल स्टेज जो है वहां पे क्या है? मिसिंग है। ठीक है, अब चलते हैं वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले हैबिटाट के बारे में डिस्कस करते हैं इसको। हैबिटाट क्या है? या तो सैप्रोफाइट्स होंगे, सैप्रोट्रॉप्स होंगे, या पैरासिटिक होंगे। दे आर सैप्रोट्रॉप्स एंड पैरासिटिक आल्सो, दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, सैप्रोट्रॉप्स है तो आपको पता ही है कि क्या कर रहे होंगे,
dead or Dead and decaying organic organ matter के ऊपर। matter. and actually they are very good decomposer. They are very good decomposer. ठीक है। एंड ये मिनरल्स जो रिसाइकलिंग है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो दे आर वेरी गुड डिकम्पोजर ऑफ लिटर। लिटर जानते हो? लिटर जो है क्या कहते हैं, जो फॉलन लीव्स हैं या फॉलन कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है वो इकट्ठा कर दिया जाता है। ठीक है, और उसका धीरे धीरे डिकम्पोजिशन होता रहता है, उसको बोलते हैं लिटर। ठीक है, फॉलन लीव्स, ब्रांचेस वगैरह Yes, sir. प्लांट्स। ठीक है, तो लिटर के डिकम्पोजर है। ठीक है, एंड हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि कॉमनली मिनरल रिसाइकलिंग में, वैसे तो सारे के सारे इन्वॉल्व हैं जो कि सेप्रोट्रॉप्स हैं, जितने भी सेप्रोट्रॉप्स फंजाई हैं वो सारे एक काम करते हैं, बट उनमें डिटिरोमाइसिट्स थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में चूंकि दिया हुआ है तो आप ध्यान में रखना इस स्टेटमेंट को। तो सेप्रोट्रॉप्स भी हैं और पैरासिटिक भी हैं यहाँ पे हैबिटेट के रिस्पेक्ट में। आके देखते हैं थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी या स्ट्रक्चर का रिस्पेक्ट में। मॉर्फोलॉजी, तो मॉर्फोलॉजी में क्या लिखूं बताओ? मल्टीसेलुलर तो है, जो इनका हाइफी है वो सेप्टेड एंड ब्रांच्ड है। ठीक है, सेप्टेड एंड क्या है? ब्रांच्ड है। ब्रांच्ड बोलो, आप जब ब्रांच्ड बोलते हो तो मुझे समझ नहीं आता। सेप्टेड एंड ब्रांच्ड है। जो सेप्टा है यहाँ पे वो ऑब्लिक सेप्टा प्रेजेंट है, ऑब्लिक, इनमें ऑब्लिक सेप्टा पाया जाता है। तो हाइफे जो है क्या कहते हैं, सेप्टेड एंड ब्रांच्ड है, एंड सेप्टा इज समवट ऑब्लिक। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी में मुझे लग रहा है इतना सफिशिएंट है। रिप्रोडक्शन का वैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि चूंकि सिर्फ एसेक्सुअल स्टेज यहाँ पे नोन है, दैट मीन्स कि रिप्रोडक्शन भी वेजिटेटिव या एसेक्सुअल होगा। रिप्रोडक्शन, ठीक है, पहले लिख देता हूं मैं, ओनली एसेक्सुअल स्टेज इज नोन। इसका मतलब है कि दे reproduce only through कॉनिडिया के थ्रू। asexual spores, और asexual spores ही रहने दो। कौन से हैं? कॉनिडिया। तो ध्यान में रखना कि जो ड्यूटेरोमाइसिट्स के मेंबर्स हैं वहां पे सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वाया एसेक्सुअल स्पोर्स। ठीक है, और एसेक्सुअल स्पोर्स कौन से हैं? कोनिडिया। ठीक है, सेक्सुअल स्टेज जैसे ही इनकी फाइंड आउट हो जाएगी, इनको कहां पे भेज दिया जाएगा? डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेक्सुअल स्पोर। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेक्सुअल स्पोर दे पुट इन their respective class. Okay,
तो जैसे एस्को स्पोर्स पाए जाएंगे तो एस्कोमाइसिट्स में कर दिया जाएगा, बेसिडियो स्पोर्स पाए जाएंगे तो बेसिडियोमाइसिट्स में कर दिया जाएगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देते हैं। आफ्टर फाइंडिंग आउट their सेक्सुअल स्टेज को पाने के बाद, आफ्टर फाइंडिंग आउट देयर सेक्सुअल स्टेज, जनरली या मोस्ट ऑफन they put in Ascomycetes and Basidiomycetes. Asco or Basidiomycetes. बेसिडियोमाइसिट्स। इसको कॉपी करो तो कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, मेंबर्स, कॉमन मेंबर्स जो है। हो गया सर। एग्जाम्पल में आप लिख दो Alternaria, ट्राइकम, Alternaria, and one more common example is Trichoderma, Trichoderma. ठीक है, तो ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो यहाँ से हमारा फंजाई जितना हमको पढ़ना था हमने पढ़ लिया है। इसकी हर एक लाइन जो मेरे नोट्स में लिखी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको आपकी अपनी एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कुछ चीजें मैंने आपको ओरली बता दिया है कि जो है क्या कहते हैं कि जब इसकी सेक्सुअल स्टेज नोन होगी तो उसको रेस्पेक्टिव क्लास पे आप रख दोगे। दूसरा हो सकता है कि इनिशियली आप एसेक्सुअल स्टेज, सपोज करो इसकी एसेक्सुअल स्टेज याद पता है, तब तक इसको आपने ड्यूटेरोमाइसिट्स में रख रखा। जब इसकी सेक्सुअल स्टेज आ गई, ठीक है, तब आपने उसको बेसिडियोमाइसिट्स या एक्सोमाइसिटिस। ठीक है, अब जैसे ही इनके बीच में इंटरकनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा, मतलब लिंकेज इनके बीच में एस्टैब्लिश हो जाएगा, तो अब तब आप जाके इसको यहाँ से रिमूव कर दोगे और इसको सीधे सीधे कहाँ पे रख दोगे जाके, रेस्पेक्टिव क्लास। ठीक है, रेस्पेक्टिव क्लास में। तो ध्यान रखना ये स्टेटमेंट भी आपकी एनसीईआरटी पे लिखा हुआ है। ओके, तो अब यहां से बच्चे हमने कौन सा 3 किंगडम पढ़ लिए हैं? कौन कौन से किंगडम आपने पढ़ लिए? मोनेरा प्रोटिस्टा फंगी। Monera protista fungi. Monera protista fungi. सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आप फॉलो कर रहे हो? RH व्हिटेकर का 5 किंगडम सिस्टम Five kingdom जिसके system. आपने 3 किंगडम्स अब तक फिनिश कर लिए। 4th किंगडम जो आपका है वो है किंगडम प्लांटी। इसका बहुत डिटेल यहाँ पे हमें डिस्कस नहीं करना है, इसका ज्यादातर डिटेल्स हम सेपरेट चैप्टर ही है तो वहां पे डिस्कस करेंगे। थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पे किंगडम प्लांटी के बारे में बताई गई हैं तो मैं बता देता हूँ कि दीज आर द मल्टी सेलुलर, ये ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, मल्टी सेलुलर है, और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो दीज आर द मल्टी सेलुलर ऑटोट्रोप्स। एक्सेप्शन, अगर मैं ऑटोट्रोप्स के रिस्पेक्ट में बोलूं कि तो इसके रिस्पेक्ट में देयर आर
some exception, mostly they are autotrophs, ठीक है। और autotrophs का मतलब है they contain क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। कौन सा पिगमेंट है? क्लोरोफिल ए, बहुत बी, सारे हैं, सी, बस क्लोरोफिल लिखना कैरोटीनॉइड। है। एक्सेप्शंस क्या है? देयर आर सम पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है, देयर आर सम पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स। अब पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स में दो चीज आ जाते हैं, एक तो इंसेक्टिवोरस प्लांट आ जाते हैं और दूसरे कौन से आ जाते हैं? पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट। अगर हम थोड़ा एग्जाम्पल देख लें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के, तो बताओ कौन सा है? Venus टीचर flytrap, प्लांट। और वीनस ब्लैडर रॉट। ब्लैडर। पैरासिटिक प्लांट पे आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया है, cactus, कसकुटा। कास्कट। कसकट नहीं, कसकुटा अगर बोलना चाहो, ये कसकटा भी बोल सकते हो, बट जो भी आपको अच्छा लगे आप ध्यान में रखना कि ये स्पेल है उसका, ठीक है। यस सर। चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं, वैसे तो जरूरत नहीं है, आपको पता ही है इसके बारे में और सेपरेट हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, बट स्टिल कुछ चीजें एनसीईआरटी में दी है तो मैं दिखा देता हूं कि दीज आर, अगर सेलुलर लेवल पे बात करें, ठीक है, सेल्स ऑफ दीज cells of the plants ही लिख देता हूँ, ठीक है, cells of the plants, ठीक है। ये जो plants हैं, प्लांटी के अंदर जो मेंबर्स हैं दे आर नोन एज प्लांट्स, और जो इनकी सेल है उसमें सेल वॉल क्या है, प्रेजेंट है, किसकी बनी हुई है? सेलुलोज। सेलुलोज। ठीक है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन। यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है सेल का, ठीक है। और प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्योंकि दे आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ पे प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, ठीक है। जो मेंबर्स है इसमें, या आप बोलो कि जो किंगडम प्लांटी है, आगे तो बताऊंगा पर फिर भी लिख देता हूं कि इसके अंदर डिफरेंट जो डिविजन्स हैं, कितने डिविजन्स हैं बताओ? 5 डिविजन है। कौन कौन से? और सर एल्गी, ब्रायोफाइटस, एल्गी, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटस, जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म एंड एंड एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो किंगडम प्लांटी में इतने मेंबर्स पाए जाते हैं। कॉपी करो फटाफट।
हो गया सर। ठीक है। थोड़ी सी अगर इनके लाइफ साइकिल की बात करें तो जो इनकी लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, जो कि यूनिक फीचर है। ठीक है, दिस इज यूनिक फीचर ऑफ प्लांट्स। इस तरह का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सिर्फ आपको कहां पे मिलेगा? प्लांट्स में। वो बात अलग है प्लांट्स कि में लोग फंजाई में भी शो कर देते हैं। ठीक है, फंजाई में भी शो कर देते हैं इस वजह से क्योंकि फंजाई भी पहले तो प्लांटी में ही थे। ठीक है, प्लांटी। तो यूनिक जो है, जो फीचर है, दिस इज द यूनिक फीचर है बेसिकली ऑफ प्लांट्स। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में उनकी लाइफ साइकिल में 2 फेजेज हैं। कौन कौन सी 2 फेजेज हैं? एक स्पोरोफिटिक स्टेज, स्पोरोफाइटिक स्टेज, दूसरी हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक। गैमेटोफिटिक स्टेज। अब ये जो स्पोरोफिटिक स्टेज है, दिस इज डिप्लॉइड। डिप्लॉइड एंड दिस इज Haploid. हैप्लॉइड। ओके, और ये जो स्पोरोफिटिक स्टेज है और गैमेटोफिटिक, मतलब दोनों जो स्टेज हैं, इनका जो ड्यूरेशन है वो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बेसिकली प्लांट या टाइप, डिपेंडिंग अपॉन द डिवीजन ऑफ प्लांट या मेंबर बेसिकली आप जा सकते हो उसमें भी। ठीक है, इनका जो ड्यूरेशन है वो वेरी करता है। तो आप लिख दो यहाँ पे कि ड्यूरेशन ऑफ these phases in their life cycle greatly vary, बहुत वेरिएबल है। एंड किस पे डिपेंड करता है? डिपेंडिंग अपॉन या डिपेंडिंग ऑन डिवीजन या ग्रुप ऑफ द हाँ, डिफरेंट ग्रुप्स लिख दो, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट ग्रुप्स या डिवीजन भी लिख सकते हो ऑफ प्लांट्स। अच्छा, एक और चीज देखना कि ये जो स्पोरोफिटिक स्टेज है या गैमेटोफिटिक स्टेज है, दे में बी फ्री लिविंग और डिपेंडेंट। ठीक है, ये डिफरेंट ग्रुप्स में मे बी फ्री लिविंग और डिपेंडेंट। डिपेंडेंट को आप पैरासिटिक भी लिख सकते हो। ठीक है, ये भी किस पे डिपेंड करेगा? ठीक है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट पे। तो आगे चल के जब मैं आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जैसे टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स पे डिस्कस करूंगा तो मैं बताऊंगा कि कौन सी जो है मेन स्टेज है उनकी लाइफ साइकिल में और कौन सी उस पे डिपेंडेंट स्टेज है, और क्या ऐसा कोई किंगडम है जहां पे कि दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट हो, फ्री लिविंग हो। ठीक है, ऐसा भी है। तो जितनी चीजें मुझे बताना था मैंने बता दिया है। ध्यान रखना कि अगर किसी ऑर्गेनिजम्स की लाइफ साइकिल में 2 स्टेज एक दूसरे को अल्टरनेट करें, जैसे यहाँ पे मैं बना दूं स्पोरोफिटिक स्टेज जो कि डिप्लॉयड है, दूसरा। सर हाँ बच्चे बोलो। सर वो एक बार समझा दीजिए, वो समझ में नहीं आ रहा। वो मे बी प्रेजेंट लिविंग और डिपेंडेंट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फ्री लिविंग क्या होता है? फ्री लिविंग का मतलब है कि इंडिपेंडेंटली रह रहा है। हाँ,
अगर मैं तुमसे बोलूं तुम फ्री लिविंग होगी, तुम डिपेंडेंट हो विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी, या विद रिस्पेक्ट टू, हाँ इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में तुम फ्री लिविंग हो या इंडिपेंडेंट हो, सॉरी डिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट। ठीक है। तो सेम थिंग यहाँ पे भी है कि अगर कोई चीज, कोई स्टेज किसी दूसरे स्टेज के ऊपर डिपेंड कर रही है फूड न्यूट्रिशन के लिए एंड प्रोटेक्शन के लिए वटेवर, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो डिपेंडेंट कहलाएगा। और अगर नहीं डिपेंड कर रही है तो फ्री लिविंग कहलाएगा। तो जो दो स्टेज है उसमें से एक मेन जो है क्या कहते हैं स्टेज है, और दूसरी जो है डिपेंडेंट स्टेज है। तो इस तरह से अगर अल्टरनेट कर रही स्पोरोफिटिक स्टेज, फिर गैमेटोफिटिक, फिर स्पोरोफिटिक, फिर गैमेटोफिटिक, तो ये जो है इस तरह की जो लाइफ साइकिल है उसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। टू जनरेशन एक दूसरे को क्या कर रही हैं, अल्टरनेट कर रही हैं। तो यहां से जितना हमें इस चैप्टर के रिस्पेक्ट में प्लांटी में पढ़ना था हमने पढ़ लिया। बाकी एक सेपरेट चैप्टर है किंगडम प्लांटी को स्टडी करने के लिए, तो हम वहीं पे पढ़े। अब आते हैं किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया के जो मेंबर हैं, दीज आर मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉफ्स, मल्टी सेलुलर है हेटेरोट्रॉफ। बात ये हो जाएगी कि मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉफ्स तो आपका फंजाई भी, पर उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। क्या? दे आर इधर पैरासिटिक। पैरासिटिक, बट यहाँ पे जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है, होलोजोइक। होलोजोइक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ध्यान रखना कि मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉफ्स those have holozoic mode of nutrition will put under the kingdom Animalia, ठीक है। एनिमेलिया में आप रखोगे ऐसे मेंबर्स को। एक और इम्पोर्टेंट फीचर है, जानते ही हो, बस लिखा दे रहा हूं, ठीक है। लैक ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल यहाँ पे क्या है, एब्सेंट। तो जो इनकी आउटर बाउंड्री है, इनकी जो सेल है उसकी जो आउटर बाउंड्री है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेल मेम्ब्रेन। ओके, चलो एक और चीज लिख देता हूं, कई बार मिसिंग हो जाती है दिमाग से, कि जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सब ठीक है। अगर मैं स्टोर्ड फूड के बारे में बोलूं, जैसे प्लांट में जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में, स्टार्च, यहाँ पे स्टोर्ड फूड में एक ग्लाइकोजन होगा या फैट होगा। ग्लाइकोजन बनेगा, और अगर ज्यादा ग्लाइकोजन हो गया तो दैट ग्लाइकोजन विल कन्वर्ट इन फैट। मतलब लॉन्ग टर्म स्टोरेज करना है तो लॉन्ग टर्म स्टोरेज फैट के फॉर्म में होगा। शॉर्ट टर्म स्टोरेज, क्योंकि ग्लाइकोजन आपके बॉडी में जो भी कुछ आप खाते हो वो 4 आवर्स के लिए होता है, 4 आवर्स के लिए, इसके बाद वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो फिर कहाँ से फूड आता है, वो इस ग्लाइकोजन से आता है, और ये भी बेसिकली कुछ ही घंटे में खत्म हो जाता है। तो उसके बाद भी अगर आप फास्टिंग कर रहे हो तो फिर क्या कंज्यूम होगा आपका, फैट। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख दूं, पता ही है बट चूंकि कंप्लीट पता नहीं, कंप्लीट स्टेटमेंट आपको नहीं पता है, कि जो एनिमल्स हैं, द एनिमल्स हैव कैपेबिलिटी ऑफ लोकोमोशन, ठीक है, बट स्टिल कंफ्यूज करेगा, इसलिए यहाँ पे लिख दो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, ठीक है, नॉट ऑल। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव कैपेबिलिटी ऑफ लोकोमोशन। कैपेबिलिटी ऑफ लोकोमोशन, तो ध्यान रखना, नॉट ऑल, most of the animals have capability of locomotion।
चलो रिप्रोडक्शन के टर्म में अगर मैं थोड़ी सी बात कर दूं तो कुछ वैसे नहीं है। या रहने दो, रिप्रोडक्शन के टर्म में कुछ एक्सेप्शंस आ जाएंगे, बाद में डिस्कस करेंगे जब किंगडम एनिमलिया पढ़ेंगे। ठीक है, किंगडम एनिमलिया पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से विटेकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जितनी भी किंगडम्स थे वो हमने पढ़ लिए। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनको विटेकर के क्लासिफिकेशन में स्पेस नहीं मिला, प्लेस नहीं मिला। ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। There are some organisms which didn't find place in Whittaker 5 kingdom system of classification। कौन से? Virus, viroids and like. वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस। सर प्रियॉन्स भी तो होंगे। हाँ, प्रेयॉन्स भी होंगे, प्रेयॉन्स भी लिख सकते हैं। प्रेयॉन्स तो ये हैं जिनको विटेकर के 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में स्पेस नहीं मिला। अब उसकी वजह है, जैसे वायरस, वायरॉइड्स एंड प्राइन्स की बात करूं मैं तो यहाँ तो बेसिकली सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मिसिंग है। ठीक है, एक्चुअली एक मिनट ऐसा करते हैं, इस लाइकन को यहाँ पे उठा के रख लेते हैं, मुझे आसानी हो जाएगी थोड़ी सी। आप जैसे करना चाहो वैसे करो। ठीक है, तो ये बेसिकली जो तीनों मेंबर्स हैं, वायरस, वायरॉइड्स एंड प्राइन्स, they don't have cellular organization। और विटेकर के क्लासिफिकेशन में आप देखोगे कि जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वहां पे सेल स्ट्रक्चर भी है। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो जब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट ही नहीं है तो विटेकर किसी ऑर्गेनिजम्स को अपने क्लासिफिकेशन में कैसे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई दे डिडंट फाइंड प्लेस इन विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, मतलब कि दीज आर नॉट ट्रू लिविंग्स। ठीक है, दीज आर नॉट ट्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉट ट्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये ट्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये ट्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है। कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं, वायरस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया हो गया। क्यों नहीं रखे गए। जैसे लाइकेंस है, लाइकेंस में अगर सेपरेटली देखोगे तो एक एल्गी से बना हुआ, एक फंजाई से एक बना हुआ। फंजाई से। पर इनके बीच में जो एसोसिएशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है कि जो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी को है, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन उस तरह से डिफाइन कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उसका एक पार्ट बेसिकली ऑटोट्रॉप्स है, दूसरा पार्ट उसका हेटरोट्रॉप्स है। एसोसिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग। तो इस तरह से मतलब इसको कंप्लीटली आप कहीं पे किसी उसमें डिवीजन में प्लेस नहीं कर सकते थे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो एक में काइटिन का सेल वॉल प्रेजेंट है, दूसरे में जो है क्या कहते हैं सेलुलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट है। ठीक है, तो मतलब इसको जो है आप सेपरेटली अगर चाहो एल्गी, सेपरेट एल्गी को क्लासिफाई कर सकते हो, सेपरेट उसको कर सकते हो फंजाई को। पर ये चूंकि लाइकेन में एसोसिएशन इतना स्ट्रांग है
तो इनमें कोई उस तरह से स्पेशल डिफरेंशिएशन नहीं है, दे आर वेरी स्ट्रांगली एसोसिएटेड, इस वजह से इनको अलग रखा गया। ठीक है, आप बहुत डिस्टिंक्टली इसको किसी किंगडम के अंदर प्लेस नहीं कर सकते थे। ठीक है, प्रोकैरियोट्स मोनेरा में तो रख ही नहीं सकते थे, प्रोटिस्टा में नहीं रख सकते क्योंकि वहां पे यूनिसेलुलर रखे गए हैं। अब आ गए आप फंजाई में और प्लांटी में, एनिमलिया में तो वैसे भी नहीं रख सकते हो। तो ना ही ये फंजाई में रखे जा रहे थे क्योंकि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा था, और ना ही ये प्लांटी में रखे जा रहे थे। तो ये सब बेसिकली दे आर द एक्सेप्शन ऑफ विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। वायरस के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। वायरस को कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिख दो, ये क्या है? नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। बिकॉज क्यों? सर होस्ट के अंदर ये लिविंग host कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। लिविंग है और ये डेड है। living and some of non livings, कुछ लिविंग्स की कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं और कुछ नॉन लिविंग्स। दैट्स व्हाई दे पुट they are connecting link between living and non livings। ठीक है, अगर आप वायरस को देखोगे तो बेसिकली लिविंग नॉन लिविंग जब जो है लिविंग होस्ट के अंदर नहीं होगा तो इट विल बिहेव लाइक क्रिस्टल। ठीक है, सम केमिकल्स के जो क्रिस्टल्स होते हैं उस तरह से बिहेव करेगा। और जैसे ही ये क्रिस्टल किसी होस्ट के अंदर चला गया तो इसमें अपने जो है क्या कहते हैं रेप्लिकेशन, अपने 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 जैसे पार्टिकल्स बनाने की एबिलिटी आ जाती है। ठीक है, मतलब ये अपनी अपनी ढेर सारी कॉपियां तैयार कर सकता है, और जो कि किसका करेक्टर है? एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का करेक्टर है। ठीक है, तो आउटसाइड ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे बिहेव लाइक अ क्रिस्टल। ठीक है, लिख सकते हो आउटसाइड ऑफ लिविंग host virus behave like crystal या crystalline structure। ठीक है, और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टल किसका बनता है? किसका प्रोटीन बनता का। है? केमिकल्स का। इनर्ट अच्छा अच्छा। इनर्ट जो है इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। एंड इनसाइड ऑफ होस्ट they have capable to make its own copy, जो कि किसका करेक्टर है? लिविंग करेक्टर। लिविंग करेक्टर। तो वायरस आपका कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग सेल के बाहर वो इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करता है, और इनसाइड ऑफ द होस्ट virus is able to make its own copy which is living character।
इरेज कर दूं? एक मिनट जरा, मुझे मार्कर फिलअप करना है। टाइम कितना हो गया? 10:43. 10:43. Okay. मैं क्या बताने जा रहा था? हाँ, कि जो वायरस है ये जब होस्ट के अंदर जाता है, सपोज कर लो ये होस्ट सेल है, होस्ट सेल, तो होस्ट सेल के अंदर जाने पे ये जाएगा यहाँ पे, ये सपोज कर लो बैक्टीरियोफेज का पिक्चर बना दो यहाँ पे। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, इसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है, दैट जेनेटिक मटेरियल विल बी पास्ड इनसाइड द होस्ट। छोटा कर दो इसको, थोड़ा बनाना स्पेस कम है। इसके बाद ये जो जेनेटिक मटेरियल है, इट विल इंटीग्रेट विद द, ये क्या है, ये न्यूक्लियोइड है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरिया, और इसके अंदर आके ये क्या कर जाएगा, इंटीग्रेट कर जाएगा, इंटीग्रेट कर जाएगा। और जैसे ही इंटीग्रेट करेगा, आपको पता है कि न्यूक्लियोइड के साथ साथ इसकी भी कॉपी तैयार होती चली जाए, ठीक है। और ये क्या करेगा, वायरस इनसाइड ऑफ होस्ट, होस्ट के अंदर क्या करेगा, दे टेक ओवर द replication, transcription and translation machinery, या सिर्फ लिख दो रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, अंडरस्टूड हो जाएगा कि वो तो करेगा ही करेगा। ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी एंड स्टार्ट मेकिंग इट्स ओन कॉपी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करेगा, ये पहले खूब सारी अपनी कॉपी तैयार करेगा, खूब सारी अपनी कॉपी तैयार करेगा, और इन्हीं कॉपी से अपना प्रोटीन कोड तैयार होगा, प्रोटीन कोड तैयार होगा, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पैक हो जाएगा, जेनेटिक मटेरियल पैक हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से तो ढेर सारी कॉपी बना डालेगा, अपनी ढेर सारी कॉपी बना डालेगा। तो और जब ये इसको पता चल जाएगा कि अब एनर्जी खत्म हो गई है होस्ट की, तो ये क्या करेगा, होस्ट को किल कर देगा और यहां से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जब समझ में आ जाएगा कि ये जो मशीनरी है होस्ट की मेरे किसी काम की नहीं है, तो इट विल रप्चर द सेल, ठीक है, सेल को तोड़ देगा और सेल से बाहर निकल जाएगा, किसी दूसरे सेल को शिकार करेगा, ठीक है। और इसी तरह से बहुत कम टाइम पे बहुत ज्यादा कॉपीज की तैयार हो जाएंगी। तो अब आते हैं, क्या बच्चे बोल रहे हैं? नहीं सर, वो हिस्ट्री के टर्म बात करते हैं कि कैसे डिस्कवरी हुई इसकी, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे डीजे इवानोस्की, ठीक है। तो पहले मैं लिख देता हूं कि द नेम वायरस, ठीक है। जो वायरस टर्म है
was given by DJ लुई पास्टर Norsky। ठीक है, इन्होंने दिया कब? इन द ईयर 1892। 1892 में जो वायरस है, वैसे तो जो डिस्कवरी का क्रेडिट है, किसकी डिस्कवरी का क्रेडिट? वायरस का वायरस की। का। that credit is also goes to इवानस्की। ठीक है बच्चे, 1 मिनट होल्ड करना जरा सा। हाँ, होल्ड इसलिए करवाया बच्चे कि जहां तक एक कंफ्यूजन है, नोस्की जो है क्या कहते हैं, आपका एनसीईआरटी लिखता है कि द नेम वाज गिवन बाय पास्चर एक्चुअली, बट मुझे 1 मिनट दो। द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट गिवन इन एनसीईआरटी एक्चुअली, जस्ट 1 मिनट रुको। अभी बच्चे ये फॉलो कर लेता मैं, कल जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं इस चीज को बताऊंगा। मुझे भी दिख नहीं रहा है, बट आई थिंक द टर्म वाज गिवन बाय, चलो मैं अभी एनसीईआरटी जो बोलती है वही लिखते हैं, इसके बाद में अगर कल होगा तो करेक्ट करवा दूंगा इसको। इसको जो है इवानस्की हटा दो, इसको लिख दो पास्चर, लिख दो द नेम वायरस वाज गिवन बाय, द नेम virus was given by Pasteur। वायरस का मीनिंग होता है क्या? वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। तो वेनम या पॉइजनस फ्लूइड के लिए एनसीईआरटी बोलती है कि द नेम वाज गिवन बाय पास्चर। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट लिख दो, द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ वायरस किसको मिला? डीजे इवानोस्की। नोस्की। किस ईयर में? 1892 82 क्या लिखा है? 92 92 सर 92। और इन्होंने बेसिकली कहाँ पे इसको डिस्कवर किया इस वायरस को? तो एक्चुअली टोबैको प्लांट पे स्टडी कर रहे थे। ठीक है, सपोज कर लो ये एक टोबैको प्लांट है। ठीक है, तो टोबैको प्लांट पे स्टडी कर रहे थे और इन्होंने देखा कि टोबैको की कुछ लीव्स जो नॉर्मल थी और कुछ लीव्स जो है क्या कर गई, इस तरह से बेसिकली इस तरह से कर्ल कर गई, इस तरह से कर्ल कर गई।
ठीक है। तो जो कर्ली लीव्स थे उनको बेसिकली देखा कि इसमें जो है क्या कहते हैं एक ऑर्गेनिज्म है जो बेसिकली उसकी वजह से, उसके इन्फेक्शन की वजह से ये लीफ क्या कर जा रही है, कर्ल कर जा रही है। ठीक है। तो आप यहां पे लिख दो ये recognized in tobacco plant। स्टेटमेंट कुछ गड़बड़ हो रहा है। Recognize that in tobacco plant some organisms which cause curling of leaf। ठीक है। और वो बस यही देख रहे थे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, कॉजल ऑर्गेनिजम्स हैं दैट कॉज कर्लिंग ऑफ लीव्स। ठीक है। एंड इसके बाद फिर जो है क्या कहते हैं ये जो है क्या कहते हैं नेक्स्ट एक साइंटिस्ट है, ठीक है, उन्होंने देखा कि जो एक्सट्रैक्ट है इसका बेसिकली लीफ का, इस वाली लीफ का जो एक्सट्रैक्ट है, अगर इसको उठा के किसी हेल्दी लीफ पे डाल दो आप, तो वहां पे भी ये डिजीज होने लगती है, यही जो है ये बीमारी होने लगती है। तब इन्होंने बोला कि जो है क्या कहते हैं कि दिस इज एक्चुअली वायरस। फिर टर्म जो वायरस पास्चर ने पहले ही टर्म दे दिया था वेनमस और पॉइजनस फ्लूइड के लिए, तो इस ऑर्गेनिज्म के लिए क्या टर्म दे दिया गया, वायरस। ठीक है। यहाँ पे वैसे ऑर्गेनिज्म में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर दो, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कॉज कर्लिंग ऑफ लीव्स। ठीक है। और ये जो कर्लिंग ऑफ लीव्स हो रही थी, इस डिजीज का नाम क्या है, टोबैको मोज़ेक डिजीज। ठीक है। तो टोबैको मोज़ेक डिजीज इन केस ऑफ टोबैको प्लांट, ठीक है, टोबैको मोज़ेक डिजीज में क्या होता है, दो चीजें होती हैं। एक तो कि जो लीफ है, लीफ में मोज़ेक पैटर्न फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो कर्लिंग करना स्टार्ट करता है। ठीक है। कर्लिंग करना स्टार्ट करता है। तो ये जो डिजीज है इसको बोलते हैं टोबैको मोज़ेक डिजीज। और टोबैको मोज़ेक डिजीज के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये स्टडी कर रहे थे इवानोस्की। ठीक है। इन द ईयर 1892 में देखा कि जो है क्या कहते हैं, देयर आर सम कॉजल ऑर्गेनिजम्स, सम कॉजल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच कॉज टोबैको मोज़ेक डिजीज। ठीक है। एंड एक और चीज देखी इन्होंने, इवानोस्की ने एक और चीज देखी। क्या देखा इन्होंने कि these organisms, these microorganisms can pass from bacterial proof filter, ये जो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर है, इससे क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो कॉजल ऑर्गेनिजम्स हैं, दे कॉज टोबैको मोज़ेक डिजीज। एंड सेकंड थिंग,
दे कैन पास थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर। इससे क्या प्रूफ होता है They are Smaller than bacteria. स्मॉलर देन बैक्टीरिया, दीज ऑर्गेनिजम्स आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया से स्मॉलर है जो कि टोबैको मैजिक डिजीज कॉज कर रहे हैं। फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट आए बिजरनिक। ठीक है, इरेज कर दूं मैं? हाँ सर। हाँ सर। तो 1898 में in the year 1898, ठीक है, बेजरेनिक। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो जो लीफ थी बेसिकली इन्फेक्टेड लीफ थी जहां पे मोजाइक पैचेस बने हुए थे। ठीक है, इस तरह से बना देता हूं, इस तरह। ठीक है, तो ये इन्फेक्टेड लीफ थी। इन्फेक्टेड लीफ का जो एक्सट्रैक्ट ठीक है निकाला। ठीक है, इसका जो एक्सट्रैक्ट था, इस एक्सट्रैक्ट को जब स्प्रे किया गया, व्हेन इट स्प्रे इन अदर लीव्स या अदर हेल्दी लीव्स, लिखो हेल्दी लीव्स, उससे क्या हो गया, इट कॉज डिजीज, इट कॉज डिजीज, वहां पे डिजीज हो गई। ठीक है, मतलब हेल्दी लीड भी क्या हो गई, इन्फेक्टेड हो गई। तो उसके लिए उन्होंने चूंकि बिजरेनिक बेसिकली जो है क्या कहते हैं, इन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया, कॉन्टिगम वाइवम फ्लूइडम। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, क्या होता है मतलब, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली बिजरेनिक ने क्या किया था कि जो टोबैको प्लांट की जो इन्फेक्टेड लीफ थी, उस इन्फेक्टेड लीफ का एक्सट्रैक्ट निकाल लिया और उस एक्सट्रैक्ट को जब स्प्रे किया एक हेल्दी लीफ में या हेल्दी प्लांट्स में, तो देखा कि वहां पे भी डिजीज हो गई। ठीक है, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया। क्या स्टेटमेंट था, Contagium vivum fluidum. कंटेडियम वाइवम फ्लूइडम, जिसकी इंग्लिश में मीनिंग होती है क्या, infectious living fluid. Infectious इसके आगे living लिख fluid. लेना, इसी के आगे इन ब्रैकेट में लिख लेना, या तो मैं ही लिख देता हूं यहाँ पे, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, मतलब ऐसा फ्लूइड जो क्या हो, इन्फेक्शन कॉज करता हो। लिविंग इसलिए बोला क्योंकि ये सिर्फ इन्फेक्शन कॉज करने, इन्फेक्शन का मतलब है कि समवट रिप्रोडक्शन, रेप्लिकेशन। ठीक है, और रेप्लिकेशन की एबिलिटी सिर्फ किसमें पाई जाती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाता है। तो 1898 में ये जो बिजरेनिक थे, इन्होंने टोबैको प्लांट पे जो अपना एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के दौरान इनको क्या पता चला कि जो एक्सट्रैक्ट है, दिस एक्सट्रैक्ट हैव एबिलिटी टू इन्फेक्ट हेल्दी प्लांट्स। ठीक है, एंड उन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया कि कॉन्टैगियम वाइवम फ्लूइडम, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है इन्फेक्शियस लिविंग, या इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है बेसिकली इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। आगे बढ़े। हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। 1935 में एक और साइंटिस्ट थे, WM स्टैनले। इन्होंने क्या किया, ये जो क्या कहते हैं इन्फेक्शन कॉज कर रहा था जो ये फ्लूइड, इसके क्रिस्टल प्रिपेयर कर दिए। ठीक है, क्रिस्टल प्रिपेयर करने से क्या पता चला
कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये बेसिकली अगर होस्ट के बाहर है तो ये किस तरह बिहेव करता है, क्रिस्टल के तरह। इनर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मतलब नॉन लिविंग है, ठीक है, नॉन लिविंग है। टाइम कितना हुआ बच्चे, मैं आगे तभी बढ़ूंगा जब ऑलरेडी बच्चे 11. तो स्टैनले 7 और 3। हाँ, इसकी स्टोरी मैं नेक्स्ट लेक्चर पे लिखाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। मुझे लग रहा है कि अब एक ये जो चैप्टर है हार्डली 15 to 20 मिनट्स का रह गया है, 15 मिनट्स। तो जो कमिंग लेक्चर है टुमारो, वहां से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा है नेक्स्ट चैप्टर? प्लांट Plant किंगडम। ठीक है, तो प्लांट किंगडम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू सर। वेलकम बच्चे। Thank you, sir.